Welcome to Education Temple, your own learning platform. आज का सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो नोटबुक रेडी रखिए, फोकस बनाए रखिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। आखिर एक साइंटिस्ट बनता कैसे है, जीनियस बनने के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, और इसको समझने के लिए हम रिचर्ड एच एब्राइट की कमाल की स्टोरी को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस पावरफुल कोट से। इसका मतलब समझते हो? ऐसे इमेजिन करो जैसे कोई 15 साल का लड़का सीधा इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो जाए और अपने पहले ही मैच की पहली बॉल पर सिक्सर मार दे। कुछ ऐसा ही था रिचर्ड एब्राइट के लिए, जब उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट होते हुए ही एक ऐसी जबरदस्त थ्योरी पब्लिश कर दी जिसने पूरी साइंटिफिक वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। ये एक होम रन था पहली ही बारी में। तो ये है आज का हमारा सफर। हम उनकी उस कमाल की शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, फिर टाइम ट्रैवल करके उनके बचपन में जाएंगे और उनकी क्यूरियोसिटी को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक किताब उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनी, कैसे उन्होंने फेलियर से सीखा और फिर फाइनली कैसे उन्होंने नेचर के सबसे बड़े राज खोले और लाइफ के ब्लूप्रिंट यानी डीएनए पर अपनी थ्योरी दी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, अ रिमार्केबल बिगिनिंग। यहाँ हम बात करेंगे उस एक पब्लिकेशन की जिसने एब्राइट को साइंस की दुनिया में रातों रात स्टार बना दिया। 22 साल की उम्र में, सोचो जरा, रिचर्ड एब्राइट और उनके कॉलेज के दोस्त जेम्स आर वोंग ने एक बिल्कुल नई थियोरी पब्लिश की इस बारे में कि सेल्स आखिर काम कैसे करते हैं। जस्ट इमेजिन, 22 की एज में हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि करियर में क्या करना है, और ये जनाब साइंस की किताब के नए चैप्टर लिख रहे थे। और उनकी थ्योरी कोई ऐसी वैसी पत्रिका में नहीं छपी थी, ये पब्लिश हुई थी प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस साइंटिफिक जर्नल है। और पता है सबसे बड़ी बात क्या थी? ये इतिहास में पहली बार था कि इस जर्नल ने कॉलेज स्टूडेंट्स के काम को पब्लिश किया हो। लेकिन इस कमाल की अचीवमेंट की शुरुआत हुई थी एक बहुत ही सिंपल से शौक से, बटरफ्लाइज कलेक्ट करना। तो चलो टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधा चलते हैं एब्रिट के बचपन में। सेक्शन 2, द क्यूरियस कलेक्टर। यहाँ हम ये जानेंगे कि आखिर उनकी इस साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की जड़ें कहाँ थीं। एब्राइट अपने माँ बाप के इकलौते बच्चे थे और पेंसिल्वेनिया के रेडिंग शहर में रहते थे। वहाँ करने के लिए कुछ खास था नहीं, तो उन्होंने चीज़ें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और क्या क्या नहीं कलेक्ट किया उन्होंने! बटरफ्लाइज, अलग अलग तरह के पत्थर, फॉसिल्स, पुराने सिक्के। इतना ही नहीं, वो एक एस्ट्रोनॉमर भी थे। पूरी पूरी रात बैठकर तारों को देखते रहते थे। उनकी क्यूरियोसिटी का लेवल ही अलग था भाई। और उनका डेडिकेशन तो देखो, जब वो सिर्फ सेकंड ग्रेड में थे तब तक उन्होंने अपने शहर के आसपास मिलने वाली सभी 25 प्रकार की बटरफ्लाइज को कलेक्ट कर लिया था। सेकंड क्लास का बच्चा, इतना फोकस और इतना डेडिकेशन, अनबिलीवेबल। ये तो उनकी कलेक्शन की बस एक छोटी सी झलक है। मोनार्क्स, सल्फर्स, ब्रश फुटेड, पूरा का पूरा बटरफ्लाई यूनिवर्स था उनके पास। और इस सब में उनकी माँ का बहुत बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने हमेशा एब्राइट की क्यूरियोसिटी को बढ़ावा दिया, उन्हें टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, जो भी ज़रूरी सामान था सब ला कर दिया ताकि उनका बेटा अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर सके। अब आते हैं उस टर्निंग पॉइंट पर जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। सेक्शन 3, अ बुक्स बिग इम्पैक्ट। चलिए देखते हैं कि कैसे एक सिंपल सी हॉबी एक सीरियस साइंटिफिक मिशन में बदल गई। शायद उनका बटरफ्लाई कलेक्शन वहीं खत्म हो जाता अगर उनकी माँ ने उन्हें वो एक किताब गिफ्ट ना की होती। किताब का नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। सुना है ना कि एक किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। एब्राइट के केस में ये बिल्कुल सच साबित हुआ। इस किताब ने उनके लिए साइंस की एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए। और फिर शुरू हुआ असली साइंटिफिक काम। इस किताब के आखिर में डॉक्टर अर्कवाइट के रिसर्च में हेल्प करने के लिए एक इनविटेशन था। एब्राइट ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने मोनार्क बटरफ्लाइज के पंखों पर छोटे छोटे एडहीसिव टैग्स लगाना शुरू कर दिया। लेकिन एक एक बटरफ्लाई को पकड़ना तो बहुत मुश्किल था, तो उन्होंने अपने घर के बेसमेंट को ही एक बटरफ्लाई नर्सरी बना डाला। वो वहाँ हजारों मोनार्क्स को पालते थे, उन्हें टैग करते थे और फिर आज़ाद छोड़ देते थे। हर हीरो की कहानी में एक विलन जरूर होता है, और एब्राइट की कहानी में ये विलन था फेलियर। सेक्शन 4, लर्निंग फ्रॉम फेलियर। यहाँ हम देखेंगे कि एब्राइट ने अपने पहले बड़े फेलियर से क्या सीखा। जब वो 7th ग्रेड में थे, उन्होंने अपने जिले के साइंस फेयर में हिस्सा लिया। उनका प्रोजेक्ट था फ्रॉग टिश्यूज की स्लाइड्स का एक साफ सुथरा डिस्प्ले।
उन्हें लगा उनका प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, पर वो हार गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि जो स्टूडेंट्स जीते थे उन्होंने सिर्फ चीज़ों को डिस्प्ले नहीं किया था, उन्होंने असली एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन्हें समझ आ गया कि साइंस सिर्फ सुंदर चार्ट्स और मॉडल्स बनाने का नाम नहीं है, असली साइंस तो एक्सपेरिमेंट करने में है। और उस हार ने उनके अंदर की आग को और भड़का दिया। उनके अंदर का कम्पेटिटिव स्पिरिट जाग उठा। उन्होंने ठान लिया कि अगले साल के फेयर के लिए वो सिर्फ डिस्प्ले नहीं बल्कि एक रियल एक्सपेरिमेंट करेंगे। उन्हें समझ आ गया था कि साइंस चीज़ें दिखाने के बारे में नहीं बल्कि चीज़ें साबित करने के बारे में है। सेक्शन 5 अनलॉकिंग नेचर्स सीक्रेट्स। यहाँ से शुरू होता है उनका असली कमबैक। ये उनके हाई स्कूल का सफ़र है जहाँ उन्होंने एक के बाद एक कई सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स किए। उनका अगला प्राइज विनिंग प्रोजेक्ट इस थ्योरी पर था कि वाइसरॉय बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाइज की नकल करती हैं। पता है क्यों? क्योंकि मोनार्क्स का टेस्ट चिड़ियों को बिल्कुल पसंद नहीं। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि एग्जाम में टीचर की डांट से बचने के लिए आप क्लास के सबसे शरीफ बच्चे जैसा बिहेव करने लगो। बहुत चालाक वाइसरॉयज, बहुत चालाक। और इसके बाद तो उनकी प्रोग्रेस रॉकेट की स्पीड से हुई। हाई स्कूल में उन्होंने मोनार्क प्यूपा पर बने 12 सुनहरे धब्बों यानी गोल्ड स्पॉट्स पर रिसर्च शुरू की। पहले सबको लगता था कि ये धब्बे सिर्फ डिज़ाइन के लिए हैं, लेकिन एब्राइट ने पता लगाया कि ये स्पॉट्स एक अनजान इंसेक्ट हार्मोन बनाते हैं जो बटरफ्लाई के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इस काम ने उन्हें काउंटी फेयर्स से लेकर इंटरनेशनल साइंस फेयर्स तक में फर्स्ट प्राइज दिलवाया। तो अब हम पहुंच गए हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर। जगह है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जहां उनकी सारी पिछली रिसर्च मिलकर एक ऐसी रेवोल्यूशनरी थ्योरी को जन्म देती है जो साइंस की दुनिया को बदल देगी। सेक्शन 6 द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। एक दिन जब एब्राइट उसी हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर के एक्सरे फोटोज को देख रहे थे, अचानक उनके दिमाग में एक बल्ब जला। उन्हें मिल गया अपना यूरेका मोमेंट। उनके इंसेक्ट हार्मोन्स पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स और इन एक्सरे फोटोज ने मिलकर बायोलॉजी के सबसे बड़े सवालों में से एक का जवाब दे दिया। एक सेल अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को आखिर पढ़ता कैसे है? डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सिंपल भाषा में कहे तो ये लाइफ की रेसिपी बुक है जो हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर होती है। यही डिसाइड करता है कि हम कैसे दिखेंगे और हमारी बॉडी कैसे काम करेगी। और एब्राइट की थियरी ने यही समझाया कि सेल इस रेसिपी बुक को कैसे पढ़ता और यूज करता है। ये एक बहुत बहुत बड़ी खोज थी। लेकिन ऐसा मत सोचना कि एब्राइट सिर्फ एक किताबी कीड़ा थे। अरे नहीं, ही वॉज अ ट्रू ऑलराउंडर। उन्होंने हार्वर्ड से हाईएस्ट ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया। वो एक चैंपियन डिबेटर और पब्लिक स्पीकर थे, एक बेहतरीन कनूइस्ट और आउटडोर्स पर्सन थे, और नेचर के एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे। उनका फंडा सिंपल था, जो भी करो उसमें अपना बेस्ट दो। तो इस पूरी कहानी के बाद हम वापस आते हैं अपने ओरिजिनल सवाल पर। आखिर एक साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? What does it take to become a genius? तो ये है वो 3 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। पहला, एक फर्स्ट रेट माइंड यानी एक तेज दिमाग। दूसरा, क्यूरियोसिटी यानी हर चीज के बारे में जानने की इच्छा, हमेशा सवाल पूछने की आदत। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, जीतने की जिद। लेकिन प्राइजेस के लिए नहीं बल्कि सबसे अच्छा काम करने के लिए जीतने की जिद। रिचर्ड एब्राइट में ये सारी क्वालिटीज थीं, और इस सब की शुरुआत हुई थी उस एक किताब से जिसने उनके अंदर की क्यूरियोसिटी को एक मकसद दे दिया। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक था। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे पॉजिटिव। कीप लर्निंग विद एजुकेशन टेम्पल। और हाँ, अगर आपको क्लास 8 to 10 किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो तुरंत व्हाट्सएप कीजिए 7014222188 और 8559886634 पर। ये पॉडकास्ट था एजुकेशन टेम्पल की तरफ से, जहां हम स्टूडेंट्स को फैमिली के जैसा समझते हैं और एजुकेशन को एक इमोशन बनाते हैं, राइट?